नमस्कार, न्यूज़र के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान की, जो अपने संसदीय इलाके अशोकनगर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे और पूर्व कांग्रेस सरकार की नीयत और नीति पर दमदार प्रहार किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत जरूरतमंदों को मिल रही सहायता राशि का जिक्र कर दावा किया कि ये पिछली सरकार के राज में मुमकिन नहीं था। उन्होंने लाडली बहना और किसान निधि योजना के तहत आने वाले लाभार्थियों की चर्चा भी की। सिंधिया ने अशोकनगर में समर्थकों के बीच कांग्रेस को भ्रष्ट करार दिया और कहा कि 1250 रुपए खाते में मिल रहे हैं। अगर सरकार नहीं बदलती तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की पैकेट में वो पैसा गया होता। अगर सरकार न बदलता तो किसान को किसान सम्मान निधि का 6000 रुपया मध्य प्रदेश सरकार की ओर से न मिल रहा होता। सुनिए क्या कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया। और एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि अगर 2020 में हमने सरकार न बदली होती तो क्या 6000 भाजपा की प्रदेश सरकार से आपको मिलता? तो ठीक किया कि नहीं सरकार बदल के? अरे बताओ, ठीक किया कि नहीं सरकार बदल के? और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, 5 साल मैं यहां नहीं रहा हूं, मैंने सुना है कि भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, राशन के दुकान पर भ्रष्टाचार हो रहा है, भूमाफिया इस अशोकनगर में पूरी तरह से अपना सिर उठा रहा है। मैं उन सभी को चेतावनी देना चाहता हूं, जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेगा कोई भी गलत काम मैं अशोकनगर में नहीं होने दूंगा। बोलो मेरे साथ, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस आरोप पर कांग्रेस ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। तो आपको यह कहते हुए लज्जित होना चाहिए कि हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और हम सबके सम्मानीय नेता माधवराव सिंधिया जी भी उसी पार्टी में रहे। आप भी उस पार्टी में कई साल अपने पदों को सुशोभित किया। कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार करते और उनके जेबों का जो पैसा था वो उनकी जेबों में जाता। तो ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके भी बहुत सारे समर्थक उस समय कांग्रेस के सरकार में मंत्री थे, इसलिए आपके मुंह से सिंधिया जी गद्दारी की भाषा और भ्रष्टाचारी की भाषा बोलने पर आपको खुद को ध्यान देना चाहिए कि कौन गद्दार है और कौन भ्रष्टाचार में लिप्त है, यह आपको सोचना चाहिए। तो कौन गद्दार है, कौन भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये आपको सोचना चाहिए, ऐसा कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीधे कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आज इन्हीं सब आरोप प्रत्यारोपों पर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। अजय यादव, नेता बीजेपी, अंबिका शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता, डॉक्टर राहुल रंजन, वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे अंबिका शर्मा जी से। कांग्रेस प्रवक्ता हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीधे सीधे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है कि अगर सरकार नहीं बदलती तो जो पैसे आ रहे हैं लाडली बहना के और जो पैसे आ रहे हैं किसान सम्मान निधि के, वो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के जेब में जाते हैं। देवेंद्र जी, सच कुछ और है। 2018 में जैसे ही कांग्रेस सरकार बनने वाली थी, सदन का नेता निर्वाचित होने वाला था, उस समय सिंधिया जी की अति महत्वाकांक्षाएं पार्टी के समक्ष आ चुकी थी। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की अपनी इच्छा भी जाहिर की थी। अब चूंकि उनको विधायकों का समर्थन प्राप्त नहीं था, माननीय कमलनाथ जी के पास विधायकों का समर्थन था, इस वजह से पार्टी हाईकमान की सहमति थी
विधायकों की सहमति थी और बहुमत के अंबिका आधार शर्मा पर जी, अंबिका शर्मा जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। आप कह रहे हैं कि विधायकों की सहमति कमलनाथ जी के साथ थी और सिंधिया जी के साथ नहीं थी। तो जब सिंधिया जी पलटी मार करके बीजेपी में गए तो सरकार बचे रहना चाहिए था, अगर जो विधायकों का विश्वास कमलनाथ जी के साथ था। तो हमारी सामान्य बहुमत की सरकार बनी हुई थी, उसमें सिंधिया जी के गुट के लोग भी थे, लेकिन बहुसंख्यक विधायक कमलनाथ जी का सपोर्ट कर रहे थे। तो डेमोक्रेसी में बहुमत का आदर होना चाहिए और होता ही है। इस वजह से सिंधिया जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। और तब से लेके सिंधिया जी के मन में एक टीस रही, बहुत जबरदस्त रूप से टीस रही। कांग्रेस पार्टी ने सिंधिया जी को इतना मान सम्मान दिया, बड़े महाराज बड़े सिंधिया जी को भी मान सम्मान दिया। हमेशा उनको प्रदेश के और देश की राजनीति में हमेशा वो उनका सम्मान रहा, उनकी बात मानी जाती रही, उनके अनुसार टिकट कांग्रेस पार्टी देती रही। लेकिन जिस मात्र संस्थान है उनको इतना सम्मान दिया, उसकी पीठ में ही छुरा भोंक दिया उन्होंने, सरकार गिरा दी। वो सरकार किन परिस्थितियों में गिरी आपको पता होना चाहिए। सरकार में जो लोग विधायकों ने सरकार छोड़ी या कांग्रेस छोड़ी, उनको कितना प्रलोभन मिला, कितना उनको लाभान्वित किया गया। चर्चा तो ये है कि करोड़ों रुपए उनको दिए गए और सरकार गिराई गई। तो ये सिंधिया जी का एक चरित्र यदि अच्छा है और हमारा मीडिया भी अच्छा मानता है, जनता भी अच्छी मानती है, तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्या कहना है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है सिंधिया जी को। वैसे अब क्या कांग्रेस मानती है सिंधिया जी को? सिंधिया जी को अब क्या मानती है? सिंधिया जी को कांग्रेस क्या मानती है, पूरी जनता जानती है कि सिंधिया जी ने महापाप किया था, निर्वाचित सरकार को गिराया था। और अब आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, ज्यादा भ्रष्टाचार था, तमाम प्रकार की अनियमितताएं हो रही। तो सिंधिया जी के बहुत सारे मंत्री उस सरकार में थे, तो वो भी लिप्त होंगे भ्रष्टाचार में। सिंधिया जी इससे बच थोड़ी सकते हैं। मतलब भ्रष्टाचार में डूब करके, जैसा कि आप कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए लिए गए थे, ऐसा सुनने में आता है, तो पूरे भ्रष्टाचार में डूब करके बीजेपी में शामिल हुए हैं सिंधिया जी। आपके कहने का मतलब ये बहुत बड़ा लेन देन हुआ, करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ, विधायकों को करोड़ों रुपए मिले, इस प्रकार की आम चर्चा है। और उस करोड़ों रुपए लेकर उन्होंने दल बदल किया। और सिंधिया जी के अभी भी वो माने विधायक अभी भी मंत्री हैं। क्या गंगा नहा ली होगी क्या? चलिए ठीक है, बीजेपी नेता के पास चलते हैं। अजय यादव जी हमारे साथ हैं जुड़े हुए। सिंधिया जी भ्रष्टाचार में डूब करके बीजेपी की गंगा में प्रवेश किए और आज कांग्रेस में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कहना है कांग्रेस प्रवक्ता का अंबिका शर्मा जी का। क्या कहेंगे आप? देखिए देवेंद्र जी, जिस तरह से 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ था, कांग्रेस पार्टी सिंधिया जी के नाम पर चुनाव लड़ी थी और सिंधिया जी के नाम पर ही प्रदेश की जनता ने मत दिया। जब वो मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद सिंधिया जी ने जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर कमलनाथ जी से बात कही और कहा कि जो वादे हमने करे थे वो पूरे करना चाहिए। तो कमलनाथ जी ने कहा कि आप सड़कों पर उतर जाओ और कोई वादे पूरे नहीं किए जाएंगे। ऐसे में सिंधिया जी द्वारा और उनके साथी सहयोगी विधायकों द्वारा जनता की आवाज पर कांग्रेस की सरकार से बाहर आने का निर्णय लिया गया और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये तथ्य सबके सामने है। कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से मंत्रालय को लूट का अड्डा बना दिया था, वल्लभ भवन में जिस तरह से इनकम टैक्स की रेड पड़ी, कमलनाथ जी के सहयोगियों ओएसडी के ऊपर इनकम टैक्स का मामला बना, यहाँ तक कि 24 अकबर रोड और 10 जनपद तक पैसे के लेन देन के तारतम्य सिद्ध हुए। तो प्रमाणित था कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार तंत्र कांग्रेस की सरकार में चल रहा था। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रदेश की जनता को क्या प्राप्त हुआ वो भी पता है। लाडली बहना के रूप में माताओं बहनों को 1250 रुपए प्रति माह मिल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से। किसान कल्याण की राशि के रूप में 6000 प्रदेश से और 6000 केंद्र सरकार से मिल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में। इसलिए सिंधिया जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक है।
अगर कांग्रेस की सरकार होती तो लाडली बहनें हो या फिर किसान कल्याण हो, सभी का पैसा कांग्रेस के अब भ्रष्टाचार में बात चला सिंधिया गया जी होता। की हो रही है, कांग्रेस तो पार्टी नेताजी अब तक आपकी भी बात कर ली जाए। अजय तमाम जी, नेता भ्रष्टाचार में डूबे हैं। अजय जी, अगर जो बात सिंधिया जी की हो रही है तो आपकी भी बात की जाए थोड़ी सी। आप भी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं कुछ दिनों पहले। जी जी, देखिए देवेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी की जो नीति है वो इस तरह की नहीं रह गई है कि कोई भी व्यक्ति जो समाज में अच्छा काम करना चाहे वो कांग्रेस पार्टी में नहीं रह सकता है। मेरी तो 5 दशकों की मेरे परिवार की कांग्रेस की सेवा का इतिहास रहा। मेरे दादाजी विधायक रहे, फ्रीडम फाइटर रहे और विभिन्न पदों पे काम किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अंततः हम जैसे कार्यकर्ताओं को निर्णय लेना पड़ा कि ये महात्मा गांधी और सरदार पटेल की कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई है। यहाँ केवल पट्टेबाज, खेमेबाज, गुटबाजी, दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं का कब्जा बन के रह गया है। ये ना जनता के जुड़े हुए मुद्दों में कहीं है। अगर हम जनता के बीच में जाते हैं तो जनता कहती है, जो पार्टी कहती है विरासत की संपत्ति पे 55% टैक्स लगाना है, पार्टी में नहीं देना चाहिए। जो पार्टी संरक्षण में अल्पसंख्यकों को आरक्षण देना चाहती है, तो ऐसी पार्टी के साथ नहीं रहा जा सकता। जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करे, तो ऐसी पार्टी के साथ नहीं रहा जा सकता। आर्टिकल 370 हटाने का विरोध करे, दुनिया भर में राहुल गांधी देश का नाम खराब करे, प्रधानमंत्री मोदी की बुराई करे, तो ऐसी पार्टी रहने लायक नहीं। पार्टी विचारधारा से होती है, नेतृत्व से होती है। कांग्रेस का भटक गया है, इसलिए कांग्रेस में बड़े पैमाने पे नेताओं ने पार्टी को छोड़ा है। और जो भी नेता कांग्रेस छोड़ के गए, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उचित काम भी दिया है, सम्मान भी दिया है, और वो जन सेवा के अपने उद्देश्य को पूरा भी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। चलिए हम आपके पास आएंगे। डॉक्टर राहुल रंजन, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। सवाल ये है कि यहाँ पर सिंधिया ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अंबिका शर्मा जी ये बात कह रहे हैं कि खुद भ्रष्टाचार में डूब करके बीजेपी की गंगा में वो उतरे और आज कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? पुरानी बात है। सिंधिया जी को मैं सुन रहा था, सिंधिया जी का भाषण भी मैंने सुना है। अशोकनगर में जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि यहाँ भ्रष्टाचारियों का अड्डा हो गया है, भूमाफियाओं का अड्डा हो गया है, मैं रहूंगा जब तक सीना ठोक के कहता हूँ कि यहाँ भ्रष्टाचार नहीं हुई, तो ताज्जुब की बात है कि मतलब कौन कह रहा है और किसके लिए कह रहा है। मध्य प्रदेश में सरकार किसकी थी भाई? मध्य प्रदेश में सरकार तो चल रही भारतीय जनता पार्टी की। यदि अशोकनगर में भ्रष्टाचार है, अशोकनगर में भूमाफिया सक्रिय होगा, तो उनकी सरकार चल रही ना 18 सालों से, तो फिर किसको? तो मुझे ऐसा लगता है कभी कंफ्यूजन की स्थिति में सिंधिया जी रहते हैं। उनको यह भी समझ में नहीं आ पाता कभी कभार मंच पर जब बैठते हैं या बोलते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में हूँ। ये दुविधा की स्थिति तो मन में कहीं ना कहीं चलती रहती है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उनकी जो जुबान है लड़खड़ा जाती है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते। देखिए क्या दोनों में विचारधाराओं का अंतर है। कांग्रेस की पूरी जिंदगी मतलब इस उम्र तक आए हैं तो वो कांग्रेस के साथ ही रहे और कांग्रेस की भाषा का इस्तेमाल किया, उसी विचारधारा में रहे, पले बड़े, सब कुछ है। तो अब एकदम से अचानक भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो फर्क पड़ता है कि कल तक हम जिन लोगों को गाली दे रहे थे उन लोगों को गले लगाना है, जिनको गले लगा रहे थे उनको गाली देना है। तो मंच पे ये दुविधाएं पैदा हो जाती हैं। लेकिन ये दुविधा सबसे बड़ी बात ये है कि ये दुविधा वाली बात हो रहा है। सिंधिया जी के साथ में है, सिंधिया जी के साथ हो रहा है दुविधा। अजय यादव जी, अजय यादव जी, आप बताइए कि वास्तव में दुविधा में जी रहे हैं अभी सिंधिया जी, कि जहां पर अशोकनगर में ये कहा जा रहा है कि लगातार ये कहा जा रहा है अजय जी कि बीजेपी की सरकार है जिस मध्य प्रदेश में, वहां पर भूमाफिया और भ्रष्टाचार की बातें की जा रही हैं, तो आखिर किसके सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है? देखिए, लगातार सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और प्रदेश में जिस तरह से तरक्की के आयाम छुए हैं वो किसी से छुपे नहीं। लेकिन इस स्तर पे कांग्रेस पार्टी और उनके आशाजनक तत्वों से जो गठजोड़ है वो भी किसी से छुपे नहीं है, क्योंकि सिंधिया जी 5 साल से गुना क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, ये स्पष्ट तौर पे सभी की जानकारी है कि पिछला चुनाव सिंधिया जी गुना से हार गए थे। इसीलिए उनका स्पष्ट कहना है कि जो असामाजिक तत्व इस बीच में सक्रिय रहे उनके ऊपर सिंधिया जी इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि बदल के नियंत्रण करेंगे।
अब इससे कोई आशा है कि ये तो सभी लोग जानते हैं कि प्रदेश में कितने अपराध होते हैं, तो उन अपराधों में कौन सी पार्टी के नेता लिप्त निकलते हैं। हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश को शांति का टापू भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनाया, प्रदेश को तरक्की की पथ पे लाए हैं, लेकिन कांग्रेस और उनके साथी कहाँ छोड़ते हैं। दिग्विजय सिंह का ये इलाका है और दिग्विजय सिंह और उनके तमाम साथी किस तरह के अराजक और भ्रष्ट तंत्र में लिप्त रहते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो सिंधिया जी ने उन्हीं लोगों के लिए बात कही, और सिंधिया जी जैसे नेता ने जिस तरह से समर्पण और त्याग के साथ सब कुछ दांव पे लगाकर भारतीय जनता पार्टी में आके प्रदेश की जनता को बचाया और प्रदेश को कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार से मुक्त कराया, उसका परिणाम आप देखेंगे कि गुना में इस बार सिंधिया जी बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार और सिंधिया जी का स्वयं का व्यक्तिगत काम गुना में रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिताएगा। सिंधिया जी और उनके परिवार का गुना क्षेत्र में आजादी के बाद से लगातार वर्चस्व रहा है। केवल एक बार को छोड़ दें तो लगातार सिंधिया परिवार के प्रभाव में ही इस क्षेत्र में जनता ने हमेशा सहयोग और समर्थन किया है। तो सिंधिया जी जनता की आकांक्षाओं पे खड़े उतरेंगे और राज्य और प्रदेश की सरकारें सभी योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है वो गुना क्षेत्र की जनता को भी मिल रहा है। इसलिए सिंधिया जी ने जो कहा है बिल्कुल सही बात कही है। चलिए, अंबिका शर्मा जी गुना में हार गए थे बीजेपी से और कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे पिछले लोकसभा चुनाव में, तो इसलिए वहां पर अपराध और कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं जीते थे, जीते भाजपा के उम्मीदवार थे। कांग्रेस के उम्मीदवार कहीं नहीं जीतते हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो अंबिका शर्मा जी भ्रष्टाचार के आरोप घूम फिर करके आ रहे हैं कांग्रेस पर ही, और साथ ही साथ अभी थोड़ी देर पहले अजय यादव जी ने कहा कि मुस्लिम आरक्षण की भी बात आपने करी है बहुत अच्छे तरीके से कि मुस्लिम आरक्षण देना चाहती है कांग्रेस, इसलिए लोग यहां छोड़ करके आ रहे हैं, और तमाम तुष्टीकरण की बातें। क्या कहेंगे इस पर? ये तमाम आरोप हैं बीजेपी। देखिए देवेंद्र जी, सिंधिया जी का भी आपने भाषण सुना होगा। उन्होंने अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि 5 साल से भ्रष्टाचार हो रहा है, निशान हो रहे हैं, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, तो 5 साल से अभी सस्ती है मध्य प्रदेश में। तो ये तो अपनी सरकार पर ही प्रश्न लगा रहे हैं। तो इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। सिंधिया जी की पुष्टि कर रहे हैं कि सरकार में जनता की कितनी दुर्दशा हो रही है, कितना भ्रष्टाचार बना। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की बात भी इन्होंने कही है। देखिए, मुस्लिम तुष्टीकरण वाली बात नहीं है वहां पर। तो ये हमारी सरकार ने कर्नाटक की ये बात कर रहे हैं, तो कर्नाटक में वहां पर धर्म के आधार पर उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने तो जो गरीब तबका का व्यक्ति उनको मिला उसको रिलीफ देने के लिए बात सामने आई थी। हम धार्मिक आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं लाते हैं। रहा सवाल इनके सिंधिया जी वाली बात का, तो सिंधिया जी और कार्यकर्ता के बीच में जो संबंध है वो होस्ट और पैरासाइट का संबंध है। ये किसी विचारधारा के साथ थोड़ी जुड़ते हैं किसी पार्टी में। सिंधिया जी के प्रति जो उत्तरदायी होता है वो गुलाम होता है, कार्यकर्ता वो उनका रहता है। कांग्रेस में थे तो कांग्रेस की विचारधारा से नहीं जुड़ते हैं। भाजपा में है तो भाजपा में भी सिंधिया के प्रति ही गुलामी होना चाहिए। मुस्लिम तुष्टीकरण अगर जो नहीं है तो आपके जो पत्र हैं, घोषणा पत्र हैं, उनमें मुस्लिमों को विशेष रूप से आरक्षण देने की बात कही गई है, क्यों? देखिए, वोट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। ये भी हिंदुओं को बरगला रहे हैं, ये भी मुसलमानों को की बात उठा के हिंदुओं के वोट कमाना चाहते हैं। हिंदुओं के कितने पक्षधर हैं। इन्होंने हिंदुओं से जो वादे किए थे या देश की जनता से जो वादे किए थे अपने चुनावी घोषणा पत्र में, पिछले चुनाव लोकसभा चुनाव में, वो कितने पूरे किए? नहीं तो इन्होंने कहा था कि हम बीजेपी हिंदुओं को झांसा दे रही है और कांग्रेस मुस्लिमों को झांसा दे रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं?
नहीं, झांसा वाली बात नहीं, ये वोट की राजनीति कर रहा है। और हमारी पार्टी सर्वधर्म समभाव विश्वास रखती है। हमारी पार्टी हर जगह दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचती है। क्या ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं कि नहीं फला वर्ग को हमारी देंगे? नहीं, सर्वधर्म समभाव में मतलब जिस वर्ग में जो गरीब है उसको सहायता मिलनी चाहिए, उनको राशि मिलनी चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, या फिर एक वर्ग को मिल जाना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। जो भी गरीब है उसको लाभ मिलना चाहिए, जो भी गरीब है उसको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। ठीक। और हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है, हम राष्ट्रीय एकता में विश्वास रखते हैं, अनेकता में एकता में विश्वास, ये तोड़ने में विश्वास रखते हैं। नहीं तो आप केवल हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। मुस्लिम आरक्षण की बात क्यों की? मुस्लिम आरक्षण की बात नहीं की, मुस्लिम आरक्षण की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं हम। ये लोग इसको तोड़ मरोड़ के मुद्दा जनता के सामने ला रहे हैं। हम तो हर उस गरीब को देख रहे हैं, चाहे वो हिंदू वर्ग में हो चाहे मुस्लिम वर्ग में हो, जिसको सहायता की आवश्यकता हम सहायता करेंगे। सरकार का नेतृत्व, हम जहर थोड़ी बोलेंगे समाज में। जिस प्रकार का ये जहर बोल रहे हैं, इसको तोड़ने की बातें कर रहा है, समाज को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। डॉक्टर राहुल रंजन, हम आपके पास आना चाहेंगे। देश को तोड़ने नहीं जोड़ने की बातें कांग्रेस करती है, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात नहीं, बशर्ते सभी वर्गों के विकास की बात कर रही है। क्या आपको लगता है? देखिए देवेंद्र जी, ये पहली बार ऐसा हुआ है किसी मैनिफेस्टो के ऊपर चर्चा हो रही। अभी तक की इतिहास गवाह है कि कितने भी घोषणा पत्र हर राजनीतिक दल के आ गए, लेकिन कभी भी एक कचरा ही जैसा माना जाता था कि इसमें कुछ होता नहीं था, ना पत्रकारों के काम की थी ना पब्लिक के काम की चीज थी। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि वो 45-46 पेज का कांग्रेस का घोषणा पत्र इतना मजबूत स्थिति में खड़ा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को उसको जाकर के स्पष्ट करना पड़ा। आज स्थिति आप ये देखिए कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बात कर रहे हैं, लेकिन वो अपने घोषणा पत्र में ये नहीं बता पा रहे कि आने वाले 5 सालों में आप क्या करेंगे या बीते 10 सालों में आपने क्या किया है। तो ये सवाल जहां के तहां दबे हुए हैं। तो कुछ ऐसे सवाल थे, कुछ ऐसे मुद्दे थे जो देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए, लोगों के हित के लिए, बेरोजगारों के हित के लिए, महिलाओं के हित के लिए, किसानों के हित के लिए, ये आम लोगों के बीच की थी। जो आम लोगों से जो मुद्दे बार बार चर्चाओं में आ रहे थे, इसे कोई राजनीतिक दल उठा नहीं रहा था। भारतीय जनता पार्टी भी इन मुद्दों को उठा नहीं रही थी। तो ये जब मुद्दा सक्रिय हुआ तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हमारे जो 10 साल का रिकॉर्ड जो सामने आया है और जो हमने घोषणा पत्र दिखाया है, जिसको गारंटी के रूप में प्रस्तुत किया गया, ये धीरे धीरे डाउन चला गया, पब्लिक में पकड़ नहीं बना पाया। जब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब मुद्दों को नहीं पकड़ पाती और पब्लिक में जब मुद्दे उसको सक्रिय नहीं हो पाते और उसको जनता स्वीकार नहीं कर पाती, तो ये घूम फिर करके मामला चला जाता है कहाँ, धर्म की ओर, कि मुस्लिम। देखिए, आप अभी कुछ ही समय की बात है, कुछ ही वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये बोल रहे थे कि मुसलमानों का डीएनए जो हिंदुओं से मैच करता है, ये कहीं ना कहीं से मुसलमान भी जो हैं वो हिंदुओं से ही आए हुए कि हमारे भाई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी मुस्लिम वर्ग के अंदर पैठ बनाने की चेष्टा में लग गई थी। लेकिन हुआ यह कि अचानक ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ पैठ नहीं जम पाएगी, तो फिर अब हिंदू मुस्लिम को आमने सामने खड़ा कर दिया गया। मुद्दे की बात कहीं नहीं हो रही थी, दूर दूर तक कहीं मुद्दे की बात नहीं हो रही कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कितना कर चुके हैं, मतलब कोई बात नहीं हुई। आपने इतने वादे कर चुके थे 10 साल में, इतने वादे। आप ताज्जुब कीजिए कि होर्डिंग्स लगे हुए हैं चंद्रयान के, चंद्रयान से आम जनता का, जो गांव में बैठी हुई है जनता, जो बिल्कुल ऐसी स्थिति में कि उसको 2 दिन की रोटी उपलब्ध नहीं हो पा रही, तो वैसे कैसे बात कर रहे हैं कि मतलब आप यूक्रेन की बात करें, आप अमेरिका की बात करें या विदेशों में धाक की बात करें, तो विदेशों में धाक, पहले भारत की तो बात कर ले, भारत की जनता, भारत के लोगों की तो बात होना चाहिए ना। तो मैनिफेस्टो में वही चीज थी। कांग्रेस ने उस मैनिफेस्टो में उन चीजों को डाल दिया जो लोग, हर व्यक्ति की समस्या बनी हुई है, तो उसमें चर्चा शुरू हो गई। तो इससे मैं तो समझता हूं कि एक चीज अच्छी हुई है कि कम से कम यह समझ में जनता को आने लगा कि राजनीतिक दलों का कोई मैनिफेस्टो भी होता है, कोई वादा भी करते हैं, कोई गारंटी भी देते हैं, इसकी चर्चा तो होने लगी कम से कम। तो यही गनीमत है, कम से कम चर्चा होने लगी। चलिए, जल्दी से हम एक सवाल लेते हैं अजय यादव जी से। समय तो बिल्कुल भी नहीं है,
बार बार इशारे हो रहे हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब आपसे लेंगे जरूर कि जैसा कि मुस्लिम तुष्टीकरण की बात आप लोगों ने शुरू की है, क्या इस कारण कि मुस्लिमों में पैठ नहीं बन पाई है? देखिए देवेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा झूठ बोलती है। अभी आप आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कर रहे हैं। संविधान की मूल भावना कहती है केवल अनुसूचित जाति जनजाति को जाति के आधार पर और पिछड़े वर्ग को 1989 के बाद आरक्षण दिया जाएगा। धार्मिक आधार पर आरक्षण का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। और कर्नाटक में आपकी सरकार ने पिछड़े वर्गों का हक छीनकर उसमें मुस्लिम आरक्षण जोड़ा। यही आपकी तुष्टीकरण की राजनीति है। देश की जनता ने 10 साल की मोदी जी की गारंटी देखी है और 5 साल का हमारा रोड मैप सामने है। सभी जन कल्याणकारी योजनाएं चालू रहेंगी, चाहे मुफ्त राशन हो, 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे, चलिए, जनधन खातों के माध्यम से लाभ मिलेगा और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगले 2 सालों में भारत बनने जा रही है। अच्छी बात। पर कैपिटा इनकम 1,50,000 रुपए केवल मोदी जी की सरकार में पहुंची है और कांग्रेस की सरकार में 1 रुपए में 85 पैसे का भ्रष्टाचार करते थे कांग्रेस के नेता, और अब भ्रष्टाचार के लिए सरकार नहीं मिल रही है, इसलिए बिना पानी की मछली की तरह तड़प रहे हैं। लेकिन देश की जनता अब इन्हें समझ चुकी है, इन्हें दोबारा लूटने का मौका नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है। अंबिका शर्मा जी, आपको अपनी बात रखनी है जी, 1.5 मिनट में अपनी बात रखनी है। हम बड़े शानदार और विश्वसनीय मैनिफेस्टो के साथ जनता के बीच में आए हैं। हम किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले 30 लाख युवाओं को रोजगार देने जा रहे हैं। हमने जो एजुकेशन लोन बच्चों ने लिया है, दे नहीं पा रहे, उसको माफ करने जा रहे हैं। हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे। इस वचन के साथ हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। हमें जनता का पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है। अब इनके झांसे में जनता आने वाली नहीं है, इनकी जमीन खिसक रही है। बिल्कुल, यही सब होना चाहिए, यही सब होना चाहिए, यही सब होना चाहिए। जनता के जुड़े मुद्दों पर बात होनी चाहिए, न कि एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोपों पर। आप लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, लेकिन उससे जनता की बातें नहीं होंगी। जनता की बातें होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, यहां पर आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कांग्रेस पर बरसे सिंधिया, कांग्रेस पर सिंधिया बरसे, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कि कांग्रेस रहती तो ये नहीं होता। हालांकि बीजेपी है तो ये चीजें हो गई, ठीक है, लेकिन आगे आएंगे तो आप क्या करेंगे और कांग्रेस आएगी तो क्या करेगी, इस पर भी ज्यादा चर्चाएं हों तो बेहतर है। जनता को क्या चाहिए और आप क्या दे रहे हैं, इस पर भी विचार होने चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।